यात्रा की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। तो इनको एक ऐसे नेता की जरूरत थी जिनकी गुजरात में अच्छी पकड़ हो। और वो सब आप लोग जानते हैं, जब गुजरात का नाम आता है तो कौन से नेताओं का नाम आता है, वो थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक रसवाल। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, कब इसका शुभारंभ हुआ और कितने इसके उतार चढ़ाव आए, इस चीज़ का हम डिस्कशन आज अपने कक्षा में करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हम देखते हैं कि किस प्रकार 11 मेंबर से शुरू हुई पार्टी 11 करोड़ लोगों में बदलती है। इसकी शुरुआत हम करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। आप सब जानते हैं कि आज़ादी से पहले भारत की सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। कांग्रेस में लगभग जितने भी भारत के बड़े नेता हैं वो शामिल थे। अब धीरे धीरे लोगों का क्या हुआ, कांग्रेस से मोह भंग होने लगा, लेकिन लोग उसका खुलकर विरोध नहीं कर पाते थे क्योंकि कांग्रेस से बड़ा उनके पास कोई भी संगठन नहीं था जो कांग्रेस से टक्कर ले सके। तो फिर क्या होता है, मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली के रघुमल गर्ल्स कॉलेज स्कूल 21 अक्टूबर 1951 में 200 लोग एकत्रित होते हैं और भारतीय जनसंघ की शुरुआत करते हैं। जनसंघ की शुरुआत करने वाले दो नेता थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दूसरे थे आरएसएस के प्रमुख माधवराव। दोनों ने मिलकर जनसंघ की शुरुआत की थी। देखो, जनसंघ की शुरुआत करने के पीछे दो प्रमुख कारण थे। जनसंघ की शुरुआत करने के पीछे दो प्रमुख कारण कौन से थे? वो कारण थे, पहला तो था कि गांधी जी की हत्या के बाद, गांधी जी की हत्या के बाद लोग इससे अलग होने लगे, क्योंकि ऐसा कांग्रेस से अलग होने लगे क्योंकि कांग्रेस के लोगों का आरएसएस से संबंध पाया गया था। और आपको ये जान के मैं अभी स्टार्टिंग में बता देता हूं कि जो आरएसएस की शुरुआत थी, आपको ये एक गलत फहमी, आरएसएस की शुरुआत करने वाले भी कांग्रेस के ही नेता थे जिनको डॉक्टर जी कहते हैं। ठीक है। दूसरे थी नेहरू लियाकत समझौता, जिसका विरोध किन्होंने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। क्या था नेहरू लियाकत समझौता? देखो, नेहरू लियाकत समझौता वो था कि 8 अप्रैल 1950 को जब विभाजन हो चुका था तो उस टाइम दोनों भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुई, जिसे नेहरू और उस टाइम के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली, इन दोनों के बीच में होता। ये संधि ये थी कि एक तो जितनी भी जो भी लड़कियां हैं उनका अपहरण किया है, उनको देश को लौटाना है और लूटी हुई संपत्ति लौटानी है। दूसरा समझौता यह था कि जितने भी लोग यहां से गए हैं उनको अपनी पैतृक संपत्ति लाने हेतु दोनों देशों में आवागमन की सुविधा चालू रहेगी। तीसरा था कि जबरन क्या हुआ, धर्मांतरण नहीं करवा सकते। अब ये नेहरू लियाकत समझौता था जो दोनों देशों के बीच 8 अप्रैल 1950 को लागू हुआ था। दोनों देशों ने इस संधि का पालन किया था। ठीक है। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध इसलिए किया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कहना था कि यह मुस्लिमों के तुष्टीकरण करने वाला समझौता है। इस कारण उन्होंने इसका विरोध किया और दोनों ने मिलकर भारतीय जनसंघ की शुरुआत 1951 में की थी। जनसंघ की शुरुआत होने के बाद जब जनसंघ अपना 1952 में पहला चुनाव रहा तो इसमें 54 प्रतिनिधि उतारे थे। 54 प्रतिनिधि उतारने के बाद इसको जीत हासिल हुई थी मात्र 3 सीटों पे। फिर 57 का चुनाव हुआ, 4 सीटें मिली थी, तो इनको सफलता बहुत धीरे धीरे मिल रही थी। फिर 1960 में क्या हुआ, जनसंघ ने गो हत्या पर, किस पे? गो हत्या पर अपना आंदोलन चलाया। और 1967 में जो दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसमें इनको 35 सीट मिली थी। चूंकि ये अभी भी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें नहीं है, इसलिए
किंतु जिस प्रकार बंजर जमीन पर थोड़ी सी कुछ जो बारिश की बूंद गिर जाती है तो एक आस हो जाती है उस पर, हालांकि वो पर्याप्त नहीं होती है लेकिन एक आस हो जाती है, तो इनको भी इस प्रकार आस हो गई थी। अब इनको लगा कि चलो हम सरकार तो नहीं बना सकते लेकिन वो सरकार, मेलजोल की सरकार यानी गठबंधन की सरकार हम लोग बना सकते हैं। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इन लोगों का जो संगठन है वो थोड़ा सा बढ़ता चला गया। इसी बीच क्या हुआ, 25 जून 1975 का वो दिन, जिसको इतिहास में या फिर राजनीतिक में आप किसी भी दृष्टिकोण से देखिए बहुत, चाहे काला दिन बोल सकते हो आप, ब्लैक, हर चीज़ को जैसे भी कोई शोक का दिन होता है तो ब्लैक से इंडिकेट करते हैं उसको, इसीलिए इसको आप बोल सकते हो आपातकाल। आपातकाल, आपातकाल की वो घटना जिसने कांग्रेस का वोट बैंक पूरा गिरा दिया था। कांग्रेस का वोट बैंक पूरा गिरा दिया था, और कांग्रेस का वोट बैंक गिरने के कारण आपको पता है इंदिरा गांधी की सरकार थी, और इंदिरा गांधी बहुत पीएम थी उस टाइम, है ना, और जुझारू पीएम थी। अब क्या हुआ कि इसके बाद में 1977 में इनकी सरकार बनी, किसकी, जनता पार्टी थी की। अब आपको लगा जनसंघ से जनता पार्टी कैसे हुआ भाई, है ना, तो देखो जनसंघ में धीरे धीरे लोग जुड़ने लग गए। और कौन कौन लोग जुड़े थे, जनता पार्टी कैसे बनी थी, आप यहां देखो, जनता पार्टी बनी थी, एक तो इसमें लोकदल शामिल था, दूसरा इसमें जनसंघ शामिल था, तीसरा इसमें समाजवादी विचारधारा के लोग शामिल थे, चौथा इसमें था वो लोग जो कांग्रेस से उस टाइम क्या थे, खफा चल रहे थे, वो भी लोग इसमें शामिल थे। अब क्या हुआ कि 1977 में क्या हुआ, जिस टाइम आपातकाल लगा, तो आपातकाल लगने के कारण, आपातकाल इतना भयंकर था कि जबरन लोगों की नसबंदियां करवाई जा रही थी, है ना, महिलाओं की, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, और प्रेस की स्वतंत्रता पर एकदम रोक लगा दी गई। उस टाइम केवल ये चार दल ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था कि जनसंघ की जो जितनी भी भारत की सूचना थी या फिर विदेशी मीडिया, इन पांचों ने मिलकर क्या किया, उस टाइम जनता के पास में सूचनाएं पहुंचा रहे थे। लेकिन आपको ये चीज मालूम नहीं है कि 1977 में बनी सरकार 1979 और 80 में क्या हो गई, कोलैप्स कर गई, यानी वो सरकार क्या हुई, गिर गई थी। ऐसा किस कारण हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, उसकी चर्चा करते हैं। देखो, कोलैप्स करने के 2-3 कारण प्रमुख है, कोलैप्स करने के 2-3 कारण इन चीजों में प्रमुख है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। देखिए, अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि 1951 में जनसंघ की स्टार्टिंग हुई है, धीरे धीरे ये पार्टी अपने मुद्दों में आगे बढ़ रही है, और उसके बाद में क्या हुआ है कि जनता पार्टी की सरकार बनी है, और जनता पार्टी की सरकार का कोलैप्स करने का क्या कारण था वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जनता पार्टी के सरकार में समाजवादी विचारधारा के टाइम के नेता कौन थे, राजनारायण थे, और पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन थे, शांता कुमार। ये वही शांता कुमार है जिन्होंने अपने खुद के वोट से सीएम बने थे और इतिहास रचा था ना। एक बार क्या होता है कि शांता कुमार ने शिमला के रिज मैदान में शांता कुमार ने राजनारायण को सभा करने से मना कर दिया है, और इस मना के कारण क्या हुआ कि मना करने के बावजूद भी राजनारायण ने क्या कर दी, सभा कर ली, जिसके कारण चलते क्या हुआ, स्थिति में इतनी, यह मुद्दा एकदम छोटा सा था लेकिन बात अपने ईगो पे आ गई थी, इसलिए राजनारायण को पद से हटा दिया गया था। अब राजनारायण को पद से हटा देने के साथ ही पहला इस कारण तो यह था, क्या था कि राजनारायण ने शिमला रिज मैदान में सभा की थी, शांता कुमार ने सभा करने को मना कर दिया था, और मना करने के बाद में क्या हुआ, इन्होंने फिर भी सभा कर ली, जिसके कारण इनको पद से, स्थिति से होने से पहले ही हटा दिया था। दूसरा मुद्दा यह था कि उस टाइम जो नेता थे लिमे आरएसएस के, उन्होंने कहा था कि कोई भी सदस्य हो
वो आरएसएस की विचारधारा के साथ नहीं चलेगा, उनकी अपनी एक विचारधारा थी। ये समाजवादी पार्टी के नेता थे, है ना, लिमे। इन्होंने ऐसा प्रस्ताव रख दिया था। साथ में ही तीसरा कारण क्या था कि जो पार्टी के नेता है जगजीवन राम, उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर से कहा कि ड्यूअल मेंबरशिप, यानी जो किसी एक दल से संबंध रखता है वो दूसरे दल से संबंध नहीं रखता है, नहीं रखेगा। और दूसरे दल का मतलब क्या, अगर कोई व्यक्ति जनसंघ से जुड़ा है तो वो आरएसएस से उसका कोई वास्ता नहीं होगा। अब लोगों को आरएसएस, क्योंकि आप सब लोग जानते हो, देखो बीजेपी का हमेशा से ही आरएसएस क्या रहा है, सपोर्टर रहा है, आरएसएस सपोर्टर रहा है। हालांकि आरएसएस की शुरुआत क्यों हुई थी, मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आरएसएस की शुरुआत 1925 में हुई थी। क्यों हुई थी, क्योंकि आरएसएस के जो नेता थे, जिस संस्थापक थे केशव बलराम हेडगेवार, उन्होंने क्या किया था कि गांधी जी ने जब खिलाफत आंदोलन में अपनी रुचि दिखाई थी ना, है ना, तब क्या किए थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं है, उन्होंने अपना एक नया संगठन बना लिया। और बीजेपी के हर चुनाव में क्या है, आपको पता है कि आरएसएस का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है, ये चीज़ आप जानते भी हैं, और रीढ़ की हड्डी रहती है बीजेपी। अब क्या हुआ कि इन तीन मुद्दों के कारण, तीनों मुद्दों आपको समझ में आ गए होंगे। मैं सोच रहा हूं कि पहला तो शिमला में सभा करने वाला, दूसरा ड्यूअल मेंबरशिप वाला, तीसरा आरएसएस की विचारधाराओं से अलग करने का। इससे परेशान होके क्या हुआ, वो तारीख आती है 5 अप्रैल 1980 की, और इन्हीं तीनों कारणों से जनता पार्टी की सरकार है ना, वो कोलैप्स हो गई थी। 1977 में जो जनता पार्टी बनी थी उसकी सरकार क्या हो गई, कोलैप्स हो गई थी। और 1980 में वापस लगभग 300 प्लस सीटों से इंदिरा गांधी सरकार में आ गई थी। अब 1980 की वो शुरुआत जिसमें क्या हुआ कि 1980 की वो शुरुआत है जिसमें क्या हुआ था कि जो अटल बिहारी वाजपेयी है, उन्होंने अपने पहले ही स्पीच में बीजेपी के उज्जवल भविष्य की घोषणा की थी। इस जनता पार्टी की सरकार के जो नेता, कौन, जो मोरारजी देसाई वाले, जिस आरएसएस की ये बात कर रहे हैं कि आरएसएस की विचारधाराओं को से अलग रहेंगे, उसका समर्थन उन लोगों को इस पार्टी से मिला जो लोग मोरारजी देसाई की सरकार से संतुष्ट नहीं थे। वो लोग इसमें आके मिल गए थे और करीब उन्होंने फिर जो फिरोज शाह कोटला मैदान है दिल्ली का, उसमें एकत्रित होते के एक नई पार्टी बनाई जिसे नाम दिया गया भारतीय जनता पार्टी। 1980 में बनी थी, 5 अप्रैल 1980, और 6 अप्रैल को इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है। अब बीजेपी के बनने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बीजेपी के बनने के बाद क्या हो गया, बीजेपी ने अपना इतिहास रचना शुरू कर दिया था। अब देखो ऐसा है कि आपको ये कहानी मैंने थोड़ी सी शॉर्ट में बता दी है, शायद आपको समझ में नहीं आई हो, मैं थोड़ा सा और आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि 1951 में जनसंघ की शुरुआत होती है। जनसंघ की शुरुआत के बाद में, जनसंघ की शुरुआत आरएसएस और श्यामा प्रसाद, आरएसएस के हेड और श्यामा प्रसाद मुखर्जी करते हैं। धीरे धीरे ये पार्टी बढ़ती है। उसको 1967 जो दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जो चुनाव होता है उसमें बड़ी जीत हासिल होती है, लेकिन उतनी नहीं होती है कि वो अपनी एक क्या कर ले, सरकार बना ले, किंतु वो अपनी एक मेलजोल की सरकार बना सकते हैं। और मेलजोल की सरकार उन्होंने वो बनाते हैं मोरारजी देसाई के साथ। लेकिन उस टाइम में ये 3 मुद्दे जो मैंने आपको लाइन टू लाइन समझाइए, शांता कुमार द्वारा राजनयन को सभा करने के लिए मना करना, आरएसएस की विचारधाराओं से अलग चलना और ड्यूअल मेंबरशिप की बात करना। ड्यूअल मेंबरशिप, देखो लोग, जनसंघ के लोग इतने आरएसएस से प्रभावित है कि वो आरएसएस की मेंबरशिप नहीं छोड़ेंगे, भले उनको एक नया संगठन बना लो। और एक छोटी सी बात कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यही गांठ इन लोगों में पड़ गई थी और इसी गांठ का क्या था, जो शुरुआत हुई थी ना, वो थी बीजेपी। अब चूंकि क्या कर रहे थे, जब आपातकाल लगा था ना, तो जो लाल कृष्ण आडवाणी है, जो अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख है, ये बीजेपी के प्रमुख चेहरे थे। आपको मैं ये बता दूं कि बीजेपी ने आज तक, चलो ये बात लास्ट में कर लेंगे, ये प्रमुख चेहरे थे। इन्होंने जब आपातकाल की घटनाओं को जनता के सामने ला के रखा था तो इनको जनता का खूब सपोर्ट मिला था, खूब सपोर्ट मिल रहा था इनको। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बीजेपी अपने कार्यकाल में आगे बढ़ती है। ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में कभी टकराव भी नहीं है। बहुत से टाइम ऐसे आए हैं जब बीजेपी ने आरएसएस का साथ भी छोड़ा है
या फिर आप ये मान लो उनके बीच में बहुत हद तक दूरियां भी आई हैं, जिसके चलते कई चुनाव भी आ रहे हैं, वो भी घटनाएं मैं आपके सामने लाके रखता हूं। 1980 के बाद में धीरे धीरे ये पार्टी अपनी रूटीन में चलने लगती है, और रूटीन में चलने के बाद क्या होती है, लोगों का सपोर्ट इनके पास है। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही थी ना, तो क्या हुआ 1990 सितंबर 1990 में क्या हुआ कि अब क्या था, देश में वीपी सिंह के सपोर्टर में सरकार थी, गैर कांग्रेसी केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, और वीपी सिंह की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार को सपोर्ट किसका था, बीजेपी का सपोर्ट था, है ना, गठबंधन की सरकार थी। अब इस दौरान क्या होता है, विश्व हिंदू परिषद है ना, वो उनसे बीजेपी पर दबाव बनाता है कि हमें अयोध्या में राम मंदिर के लिए क्या है, हम जो निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, काम टैक्स बोलते हैं उसको, कार टैक्स बोलते हैं, कार टैक्स यानी निस्वार्थ भाव से धार्मिक कार्य करना वो चाहते हैं। अब बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार को ऐसा कहा कि भाई आप लोग ऐसा करो, लेकिन उस टाइम नहीं, इस दबाव को उन्होंने नहीं सहन किया। क्योंकि इस दबाव में क्यों नहीं सहन किया वो मैं आपको बताता हूं कि जब ये बात उठी तो फिर क्या किया, जो लाल कृष्ण आडवाणी है ना, उन्होंने अपने वोट बैंक के लिए क्या किया था कि मैं पैदल यात्रा करूंगा। तब उन्होंने अपने निवास स्थान पे दिल्ली पर क्या बुलाया, प्रमोद महाजन को बुलाया। किसका, इसमें एक नाम ये याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, प्रमोद महाजन। इनको बुला के कहा कि मैं भारत में अपने वोट बैंक के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए क्या करना चाहता हूं, एक यात्रा करना चाहता हूं। तो इन्होंने कहा कि आप यात्रा ऐसे मत करो, आप क्या करो, एक मिनी ट्रक सजाओ, मिनी ट्रक के ऊपर बैठकर आप पूरे देश में भ्रमण करो, जिससे क्या होगा, कम टाइम में आप ज्यादा जगह कवर कर पाओगे। अब ज्यादा जगह कवर कर पाने और मिनी ट्रक को सजाने को ही क्या बोला गया, उस लाल कृष्ण आडवाणी की पैदल यात्रा को राम रथ यात्रा बोला गया, जो कि कहां स्टॉप होनी थी, गुजरात से चलकर अयोध्या में स्टॉप होनी थी। अब क्या हुआ, उस टाइम क्या है कि बीजेपी का वोट बैंक धीरे धीरे, क्योंकि आपातकाल के दौरान उन्होंने काम किया हुआ है, तो बीजेपी का वोट बैंक धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और वोट बैंक धीरे धीरे बढ़ने के कारण क्या होता है कि लोग इनके खूब समर्थक में आते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी अपनी शुरुआत जब गुजरात के सोमनाथ मंदिर से करना चाहते थे, तो वो ऐसा चाहते थे इस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और ज्यादा से ज्यादा, भाई कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो क्या हुआ कि यात्रा की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, तो इनको एक ऐसे नेता की जरूरत थी जिनकी गुजरात में अच्छी पकड़ हो, और वो सब आप लोग जानते हैं, जब गुजरात का नाम आता है तो कौन से नेताओं का नाम आता है, वो थे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब उन्होंने इस बीजेपी जो राम रथ यात्रा में जो लाल कृष्ण आडवाणी के लिए जो भीड़ इकट्ठा की थी ना, उसके इंप्रेशन से ही लाल कृष्ण आडवाणी इतने मोदी जी से इंप्रेस हुए कि उनको लगा कि इस व्यक्ति में जरूर कुछ बात है, जिसकी एक आवाज पे पूरा गुजरात यहाँ है। और जोरों शोरों से ये यात्रा चलती है, जोरों शोरों से ये यात्रा चलती चलती क्या होती है, अपने निरंतर भाषण देती है। अब देखो ट्विस्ट आता है, कैसे कि इस यात्रा के कारण विपक्ष पूरा हिल जाता है, विपक्ष पूरा हिल जाता है, और अपने सपोर्ट को देख के बीजेपी वीपी सिंह की सरकार को भी अपना सपोर्ट ले लेती है, वीपी सिंह की सरकार भी गिर जाती है इस दौरान। अब क्या हुआ कि चलते चलते यात्रा बिहार में पहुंचती है, और बिहार में उस टाइम नेता थे लालू प्रसाद यादव, बिहार के, जिनको अभी सीएम बने हुए 1 साल ही नहीं हुआ था। उन्होंने कहा था कि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर और मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला और मंदिर में घंटा बजाने वाला कौन रहेगा। इसलिए मैं लाल कृष्ण आडवाणी जी से आह्वान करता हूं कि यात्रा को यहीं रोक दें, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी जी ने नहीं रोका। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि उनको गिरफ्तार करवा दिया, किसको, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, और ये यात्रा बिहार में आके रुक जाती है। यात्रा रुकने पर लालू यादव को लगता है कि उनके पास वोट बैंक है, लेकिन इसके चलते और राम मंदिर के चलते इनके पास खूब वोट बैंक की आता है। और वोट बैंक आते आते क्या हो जाता है कि ऐसा माहौल बन जाता है कि बीजेपी देश की सबसे उभरती हुई और जल्दी से उभरती हुई एकमात्र राजनीतिक पार्टी बन जाती है, एकमात्र राजनीतिक पार्टी बन जाती है। किंतु तब 1992 का वो साल जिस टाइम बाबरी मस्जिद गिर जाती है, और बाबरी मस्जिद गिरने के कारण क्या हुआ कि
बीजेपी को हालांकि थोड़ा सा नुकसान हुआ, लेकिन इनका वोट बैंक फिर भी बढ़ता रहा। अब मैं आपको ये एक बार इस टॉपिक को मैं यहीं खत्म करके मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ और समझाते। देखो आरएसएस का यहाँ पे मेन मुद्दा है। आरएसएस की शुरुआत मैंने आपको बताया कांग्रेस नेता केशव बलराम हेडगेवार ने की थी, जिसको डॉक्टर जी के नाम से बोला जाता है। क्यों की थी मैंने आपको बता दिया, खिलाफत आंदोलन का विरोध के कारण जब गांधी जी ने इसमें रुचि दिखाई तो उन्होंने इसके विरोध में इसकी शुरुआत की थी। हालांकि बाद में आरएसएस बीजेपी की हर चीज में सपोर्टर बनता गया। हालांकि आरएसएस खुद को मानता है कि वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसका काम है समर्पण, चाहे वो कैसे भी हो, आत्मसम्मान और समर्पण, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिजिकली हो, कैसे भी, ठीक है। लेकिन जब आरएसएस के और बीजेपी का विवाद भी होता है, वो विवाद होता है 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, तो फिर ये जो पॉलिसीज लाते हैं, तो अटल बिहारी वाजपेयी जब आरएसएस इसमें इंटरफेयर करता है कि वो इसका विरोध करता है, तो ये कहते हैं आरएसएस इसका विरोध करता है कि कोई भी भाई फॉरेनर पार्टी यहां पर ना आए, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा कहीं ना कहीं एक ही है। बीजेपी ने अपना एजेंडा रखा था एकता, और जब जनसंघ ने आरएसएस के साथ मिलकर शुरुआत की थी, तो जनसंघ का क्या मुद्दा था? हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान का संरक्षण, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों की गुलामी के बाद भारत अपनी पहचान खो दे, और भारत अपनी पहचान बनाए रखने के लिए उन्होंने केवल इन 3 चीजों का सहारा लिया था। हालांकि बीजेपी के 8 संकल्प भी है, और बीजेपी के 8 संकल्प में क्या क्या है कि एकता, पाकिस्तान के साथ लेन देन का काम रखना, और फिर क्या है, पाकिस्तान के साथ लेन देन का काम रखना। तीसरा होता है औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। चौथा होता है जनता का एक समान हक रखना, और ऐसे करके 5, 6, 7 जैसे हिंदुत्व को कायम रखना, और हिंदी का प्रसार करना, जबरन धर्मांतरण को रोकना, ऐसे करके 7-8 मुद्दे इनके हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जब इन्होंने आरएसएस का विरोध किया, किसने? आरएसएस ने इकोनॉमिक क्राइसिस का, तो फिर जो अटल बिहारी वाजपेयी है उन्होंने कहा था कि आरएसएस को ऐसे मुद्दों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसके बाद इनके बीच में क्या हुआ? विवाद भी उत्पन्न हुआ, और विवाद उत्पन्न होने के कारण 2004 में विवाद इतना बढ़ गया कि इनको आने वाले चुनाव में अपनी सरकार भी गंवानी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो नेता कौन थे? नरेंद्र मोदी थे, जिनकी आरएसएस के साथ ने खूब आरएसएस के साथ बनती थी। इसीलिए आप देख सकते हैं 1949 में जिस आरएसएस ने संविधान को और तिरंगे को अपनाने से इनकार कर दिया, आज उसकी मैगजीन के फर्स्ट कवर पे स्वच्छता जो मोदी जी का कार्यक्रम है उसका फोटो लगा हुआ है। दलितों को भी इन्होंने आरएसएस में जगह दी, साथ ही मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई जो भी लोग आरएसएस में जुड़ना चाहते हैं उन सबको क्या किया कि इनमें जोड़ा रखा। तो ये था आपको एक समराइज पार्ट जो बीजेपी का फर्स्ट पार्ट है। अभी हम आए हैं नरेंद्र मोदी तक। नरेंद्र मोदी से पहले मैंने आपको बता दिया क्या क्या हुआ, किस प्रकार जनसंघ की शुरुआत हुई, किस प्रकार जनता पार्टी की सरकार बनती है, और किस प्रकार जनता पार्टी की सरकार द्वारा ये सारी चीज़ें फिर टूटती बिखरती है। मोरारजी देसाई की सरकार कैसे कोलैप्स होती है, आपातकाल के विरोध में इन लोगों को क्या शामिल होता है। हालांकि 2016 में जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सम्मान समारोह में एक कार्य समारोह रखा गया था, उसमें ये बोला गया था गृह मंत्री जी द्वारा कि जनसंघ का कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। अगर जनसंघ का इतिहास देखें तो जनसंघ को ऐसा भी उम्मीद नहीं है कि नगर पालिका में भी कोई उनको एक आधी सीट मिल सकती है। लेकिन जनसंघ के लोग टूटते टूटते जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कैसे बनती है वो मैंने आपको बताया था। अब इस कहानी में क्या होता है कि मैंने आपको अंतिम पॉइंट में वापस यहीं से शुरू कर रहा हूँ आरएसएस का बताने के बाद कि 1992 में बाबरी मस्जिद गिर जाती है, और बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद में ये मुद्दा कोर्ट पे छोड़ दिया जाता है, और वो तारीख है नवंबर 2019 की, जब कोर्ट का फैसला आता है। क्या फैसला आता है और इस फैसले को लागू करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का क्या हाथ है? क्या वास्तव में अयोध्या में राम मंदिर बनाने में जो मोदी जी की सरकार है अभी वर्तमान में केंद्र में, उसका कोई योगदान है, या बीजेपी का कोई योगदान है, या आरएसएस का कोई योगदान है?
तो वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हो सकता है इसमें कोई त्रुटि हो, क्या डेट को लेके या फिर कोई नाम को लेके, तो भी आप, अगर आपको लगता है कि कोई त्रुटि है तो क्षमा प्रार्थी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।